हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय वर्मा एटा एडवांस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार आनंदमय होगा। हमारे एटा एडवांस टीम की ओर से जो वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आप उनको कंटिन्यू देख रहे होंगे, चाहे वो वीडियो फिर मैथ का हो, रीजनिंग का हो या जीएस का हो। आप उनको लगातार देख रहे होंगे और अपने नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे। उसी सीरीज में आज जो हमारा पॉलिटी का धुआं सीरीज वनडे एग्जाम के लिए चल रहा है, अगली कड़ी में अपना आज 16वां लेक्चर लेके आए हैं। कल हमने बताया था, मूल कर्तव्यों को पढ़ा था। मूल कर्तव्यों को पढ़ने के बाद हमने बताया था कि हम जो कल लेक्चर पढ़ेंगे वो अपना क्या होगा। ठीक, तो देखते हैं कल हमने आपको क्या बता दिया था। कल जो लेक्चर बताया था हमने बताया था आपको कि आज हम क्या पढ़ेंगे, भाग 5। भाग 5 और भाग 5 में क्या है, संघ। और ये कहां से कहां तक बढ़ रहा है, कितने अनुच्छेदों में, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक वर्णित है। इस चीज को हम कल बता चुके हैं, आज पुनः हम इसको देखते हैं। तो इसमें क्या था, संघ में बताया था हमने इसमें किस किस को पढ़ेंगे। हमने कल बताया था इसमें सबसे पहले हम राष्ट्रपति को, संघ में किसको रखते हैं, राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका, और इसी में कल हमने बताया था आपको वो क्या रहेगा हमारा, कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ये कल हमने आपको बता दिया था। यहां तक हम पढ़ेंगे इसको, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये कैग। तो सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, राष्ट्रपति। तो हम राष्ट्रपति को पढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं कि हमारे यहाँ जो ऑफलाइन बैच चल रहे हैं, ऑफलाइन बैच चल रहे हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। मॉर्निंग में 7 से 10 बजे तक ये हमारा बैच है, वो कौन सा है, आरओ, एआरओ। ये 2023 का पीटी होगा उसके लिए, और जो 2024 का 24 का जो पीसीएस पीटी होगा उसके लिए ये बैच अभी रनिंग में है। मॉर्निंग में 7 से 10 बजे तक ये रनिंग में है अभी। उसके बाद 9 से 12 बजे तक ये सिमिलियर 2 बैच किसके लिए, यूपी पुलिस प्लस पैट के लिए आरंभ है। वही अगर इवनिंग की हम बात करें तो 3 से 6 बजे ये बैच भी हमारा पुलिस के लिए अभी रनिंग में है। तो जो लोग आ सकते हैं वो अपने आप को यहाँ आजमाएं और देखें यहाँ का लेवल क्या है। ठीक, तो ये है। अब हम बात कर रहे हैं अपने टॉपिक पर। हम बात करेंगे अपने टॉपिक, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ये किसमें वर्णित है, भाग 5 में। 5 में अनुच्छेद कहां से कहां तक है, ये इनका जो अनुच्छेद है राष्ट्रपति का वो कहां से कहां तक है, 52 से आर्टिकल 62 तक। इन अनुच्छेदों में राष्ट्रपति का वर्णन है। हम देखते हैं कि राष्ट्रपति क्या है, का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति की तुलना हम किससे करते हैं, इनका चुनाव प्रक्रिया क्या है, चुनाव प्रक्रिया में जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं। हमने आपको जब भाग 1 स्टार्ट किया था, जहां से अनुच्छेदों की श्रृंखला हमारी स्टार्ट हो गई थी, वहीं पे हमने आपको बताया था
कि आपको आर्टिकल 1 से लेकर अनुच्छेद 62 तक आपको लगातार याद करना है, एक भी आर्टिकल छोड़ना नहीं है। इतना तो याद करना ही पड़ेगा, इतना नॉर्मल या इतना आसान नहीं रह गया। कोई भी एग्जाम, वनडे का आप किसी भी एग्जाम को देख लीजिए, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे लेखपाल हो, कोई सा भी वनडे एग्जाम, तो अब भाई पुलिस तो वैसे 5 साल बाद आ रहा है, 18-19 के बाद। अब ये वैकेंसी अब पता नहीं आएगी, अब कितना टाइम लगाएगी, तो कितने लोग इस वैकेंसी के लिए बैठे हैं। तो आपको हर चीज को बहुत अच्छे से याद करना होगा। उसी सीरीज में मैंने बताया था कि आपको 62 आर्टिकलों तक तो इनको बहुत अच्छे से तैयार करना, ठीक है, 62 आर्टिकलों तक बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति, किसकी बात करेंगे? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति मतलब राष्ट्र का पति, राष्ट्र का पति। पति का मतलब यहां प्रधान से है, प्रधान मतलब मुख्य से है, ठीक है, प्रधान मतलब मुख्य से। यहां पति का मतलब हस्बैंड वाइफ वाला नहीं है, यहां प्रमुख से है, मुख्य से है, ठीक है। राष्ट्र का जो प्रधान है या मुख्य है वही हमारा क्या है? राष्ट्रपति है। अब देखिए, एक एक आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे हम और 62 आर्टिकल तक हमको चलना है। आज देखते हैं हम कितने आर्टिकलों को खत्म कर लेते हैं, कितने आर्टिकलों को खत्म कर लेते हैं। तो देखते हैं हम अनुच्छेद 52 की बात करेंगे। अनुच्छेद 52 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 52, इसमें सीधा सीधा लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये लिखा है आपका आर्टिकल 52। अब देखो, अपने भारत के राष्ट्रपति की तुलना है हम वो किससे कर रहे हैं? अपने भारत के राष्ट्रपति की तुलना अगर राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के पद पर बैठने वाला व्यक्ति, उस समय जो राष्ट्रपति पद धारण किए हुए हैं, वो भारत के प्रथम नागरिक माने जाते हैं, सर्वोच्च नागरिक माने जाते हैं, राष्ट्र के अध्यक्ष उन्हीं को माना जाता है, ठीक है। अब इनकी तुलना, भारत का जो राष्ट्रपति होगा, इस राष्ट्रपति की तुलना किससे की गई है? ब्रिटेन के सम्राट या साम्राज्ञी, सम्राट मतलब ब्रिटेन, जो सम्राट का विलोम होता है साम्राज्य। अगर वहां मान लीजिए ब्रिटेन में अगर कोई पुरुष राष्ट्रपति है तो उसको सम्राट कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? सम्राट। और कोई महिला राष्ट्रपति है तो उसको साम्राज्ञी कहेंगे, ठीक, ये है। तो इनकी तुलना, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे की जाती है? ब्रिटेन के सम्राट या साम्राज्ञी से। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है, दोनों में जो अंतर है वो क्या है? दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है, भारत और ये ब्रिटेन, दोनों में अंतर ये है, इनका निर्वाचन, इनका चुनाव होता है, इनके लिए क्या होता है? निर्वाचन होता है। और ये क्या है? ये वंशानुगत है। वंशानुगत से तात्पर्य, देखो यहाँ निर्वाचन से तात्पर्य क्या है? जो भारत के राष्ट्रपति हैं
उनका निर्वाचन होता है, चुनाव होता है। इनका जो भारत के राष्ट्रपति उनका चुनाव होता है वो समान आनुपातिक मत पद्धति के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब जनता ने जिन सदस्यों को चुन दिया, जो जनता द्वारा चुने गए सदस्य हैं, उन सदस्यों ने राष्ट्रपति को चुना है, न कि जनता ने। ठीक है, तो इनका चुनाव होता है वो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक, यही अंतर है। इनका चुनाव होता है भारत के राष्ट्रपति का, ये वंशानुगत है। वंशानुगत से तात्पर्य मान के चलिए मेरे पिताजी यहाँ राष्ट्रपति रहे हों, फिर मैं अपने पिता के बाद मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, फिर मेरे बाद मेरे बच्चे राष्ट्रपति बन जाएं, फिर मेरे बच्चों के बाद उनके बच्चे राष्ट्रपति बन जाएं। तो अपने ही वंश का कोई व्यक्ति जब कोई पद धारण करता है तो उसे हम वंशानुगत कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वंशानुगत कहते हैं। तो ब्रिटेन और भारत के राष्ट्रपति में क्या अंतर है? यही अंतर है कि हमारे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन ब्रिटेन के राष्ट्रपति का चुनाव न होकर यहाँ का पद है वो क्या है? सॉरी, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम थी। देखिए, हम बता रहे थे कि वंशानुगत का मतलब क्या होता है, और यहाँ जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से मैंने बता दिया आपको क्या होता है, आगे और अच्छे से समझा देंगे। अब हम अगर बात करें, ये अंतर बताया हमने, अब अगर हम बात करें, ये शब्द आता है कि भारत के राष्ट्रपति का पद या भारत के राष्ट्रपति को हमने किस देश से अपनाया है, तो इसकी अलग अलग शक्तियों को अलग अलग देशों से अपनाया है। किसी एक देश विशेष से संपूर्ण राष्ट्रपति के पद को नहीं अपनाया है। जैसे अगर इसके निर्वाचन पद्धति की बात करें तो वो हमने आयरलैंड से लिए, इसकी शक्तियों की बात करें तो वो हमने अन्य देश से लिए। तो आर्टिकल 52 में क्या था? ये था क्या कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब इसकी तुलना किससे की गई है? ब्रिटेन के सम्राट या साम्राज्ञी से की गई है। ठीक, और इन दोनों में ब्रिटेन के सम्राट और साम्राज्ञी भारत के राष्ट्रपति में क्या अंतर है? भारत के राष्ट्रपति इनका निर्वाचन चुनाव होता है, इनका ये क्या है? वंशानुगत है। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष से तात्पर्य क्या है? वही कि जनता द्वारा, जहां का कोई व्यक्ति जनता द्वारा सीधे ना चुना जाए, ठीक, उसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष। इसको आगे समझाएंगे। अब मतलब इनका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसीलिए भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य वाला देश कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है, यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है, यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है, अब राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। इनका जो चुनाव है वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चुना जाता है। अब जनता ने कौन से प्रतिनिधि चुने? लोकसभा का सदस्य, सांसद, विधानसभा का सदस्य, विधायक, तो उनके द्वारा हुआ। अब मानो लोकतांत्रिक गणराज्य किस देश को कहा जाता है, किस सिचुएशन को लोकतांत्रिक गणराज्य कहते हैं? मतलब जहां जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष है वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाए। ठीक है, मानो कैसे? ये आपकी जनता है, ये जनता है। इस जनता ने अपना एक प्रतिनिधि लोकसभा के लिए या विधानसभा के लिए, इसने अपना एक प्रतिनिधि
चुन दिया, ये प्रतिनिधि चुन दिया, ठीक है। तो इस जनता द्वारा इस प्रतिनिधि को चुना गया। अब ऐसे ही अलग अलग जनता द्वारा अलग अलग प्रतिनिधि चुने गए हैं। इन प्रतिनिधियों द्वारा किसका चुनाव हुआ है? इन प्रतिनिधियों द्वारा किसका चुनाव हुआ है? राष्ट्रपति का, राष्ट्राध्यक्ष का। तो इसीलिए भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य वाला देश कहा जाता है। किसी भी देश को कह सकते हैं लोकतांत्रिक। अगर आपसे कोई पूछ बैठता है कि लोकतांत्रिक गणराज्य किसे कहते हैं, कुछ नहीं, जाके राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता हो, उसे हम लोकतांत्रिक गणराज्य कहते हैं, ठीक है। अब अगला आर्टिकल अनुच्छेद 53 में क्या है? अनुच्छेद 53 में क्या है उसको समझिए। अनुच्छेद 53 में है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति है, उसका प्रधान भी कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे। या केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति हैं वो किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो संघ का प्रधान किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति जी को। लेकिन जो वास्तविक, अब संघ का प्रधान का मतलब यहाँ पे राष्ट्रपति हैं, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। लेकिन वास्तविक शक्तियां होंगी केंद्र की या कार्यपालिका शक्ति, वास्तविक शक्ति होंगी वो प्रधानमंत्री के पास होंगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या है? संघ या केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अर्थात केंद्र का प्रधान कौन होगा? संघ का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति। ये बात इसमें मेंशन है, मतलब राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद बनाई जाएगी, उसी के माध्यम से राष्ट्रपति कार्य करेंगे। अब वास्तविक शक्तियां तो किसके पास हो गई? तो केंद्र की वास्तविक शक्तियां, मैं ये जो 53 में लिखा है वो इतना ही है 53 में। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, वास्तविक शक्ति किसके पास है? वास्तविक शक्ति किसके पास है? मंत्रिपरिषद या पीएम के पास। केंद्र की वास्तविक शक्ति किसके पास है? मंत्रिपरिषद या पीएम के। अब ये तो था हमारा आर्टिकल 53। अब हम आर्टिकल 54 की बात, देखो अभी हम ना तो योग्यताओं की बात कर रहे राष्ट्रपति की, जब एक एक आर्टिकल को आगे बढ़ाएंगे ना, उसके माध्यम से हम एक एक आर्टिकल आपको बताते चलेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए। तो आप बिल्कुल घबराएं ना, राष्ट्रपति से आपका एक क्वेश्चन बनना तय है, मौलिक अधिकारों से एक क्वेश्चन बनना तय है, किसी भी एग्जाम में देख लीजिए। अब अगला है हमारा अनुच्छेद 54। इसमें क्या है? अनुच्छेद 54 मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 54 में है वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से तात्पर्य कि राष्ट्रपति को जो सदस्य चुनेंगे उनका जो मंडल है उसे हम निर्वाचक मंडल कहते हैं। जैसे अब राष्ट्रपति को वोट कौन कौन करेगा? जनता तो करेगी नहीं, इतना पक्का पता है कि जनता नहीं करेगी। तो वोट जो लोग करेंगे उन्हीं सदस्यों को हम निर्वाचक मंडल कहते हैं। तो इसमें क्या है? अब वोट कौन कौन करेगा? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, न तो विधान परिषदों के सदस्य भाग लेंगे और ना ही मनोनीत लेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है? राष्ट्रपति
का निर्वाचक मंडल। अब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल हैं उनको देख लीजिए। देखो, सबसे पहले दोनों सदनों के दोनों सदनों मतलब संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अब निर्वाचित सदस्य कौन कौन से? लोकसभा सदन कौन कौन से? लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, इनके निर्वाचित सदस्य। अगला हमारा कौन है इसमें भाग लेने वाले? सभी पूरे देश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मतलब विधायक। कौन भाग लेंगे? विधायक। और ये वाले जो सदस्य होंगे वो क्या कहलाएंगे? सांसद। ये लोग भाग लेंगे। अब संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य या मनोनीत की अगर बात की जाए, मनोनीत प्लस विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के चुनाव में ये लोग भाग नहीं लेते। कौन? मनोनीत और विधान परिषद के। अब मनोनीत का मतलब मनोनीत और विधान परिषद के सदस्य भाग क्यों नहीं लेते? क्यों? इनका भाग लेने का न लेने का तात्पर्य कारण ये है, इनको मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करते। अब भाई उनके चुनाव में कैसे भाग लेंगे? दूसरा विधान परिषदों के अगर सदस्य चुनाव में भाग लेने देंगे तो जो क्रियाएं हैं वो मतलब कुछ अपनी नियमावली है वो मतलब बेकार हो जाएंगी। जैसे सिस्टम में थोड़ा बिगड़ जाएगा। ठीक, कैसे बिगड़ जाएगा? मानो 6 राज्यों में ही तो हैं, 6 राज्यों में ही तो विधान परिषदें हैं। अगर सभी राज्यों में विधान परिषदें होती, अब मानो इन्हीं 6 राज्यों में, जो हमारे 28 राज्य हैं उनमें 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। अब 6 राज्यों को ऐसे मान के चलिए किसी एक ही पार्टी विशेष की सरकार हो वहां पे, तो जिस पार्टी विशेष की सरकार होगी तो उस पार्टी विशेष जो वो पार्टी है जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना चाह रहे हो उसी के लिए सारे विधान परिषद के सदस्य चले जाएंगे। और इधर दूसरे राज्यों में है ही नहीं विधान परिषद है, तो इसमें क्या होगा? असंतुलन की स्थिति आ जाएगी। जो वोट मतों की वैल्यू है वो असंतुलित हो जाएगी। इसीलिए ये लोग क्या नहीं करते हैं? भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल था। निर्वाचक मंडल में किस किस को शामिल किया है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य कौन होंगे? अब दोनों सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। इधर सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, अब वो क्या कौन कहलाए? सांसद। वो क्या कहलाए? वो विधायक। मनोनीत और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। अब हम बात करते हैं, वो है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 इसमें क्या लिखा है? अनुच्छेद 55 देखो, अनुच्छेद 54 था वो निर्वाचक मंडल की बात करता है। अनुच्छेद जो 55 है वो निर्वाचन के प्रक्रिया की बात करता है। अब प्रक्रिया क्या है? निर्वाचन मतलब राष्ट्रपति के लिए लिखिए, राष्ट्रपति के
निर्वाचन की पद्धति या प्रक्रिया। ये क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति या प्रक्रिया मतलब जो निर्वाचक मंडल है वो ही इनको वोट डालेगा। वो वोट कैसे डालेगा उसके बाद पहले नंबर तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो हमने कहां से ली है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति हमने कहां से अपनाई है? प्रक्रिया आयरलैंड से। ये कहां से अपनाई है? आयरलैंड से। अब पद्धति है क्या? निर्वाचन की पद्धति क्या है? समान। इसकी पद्धति क्या है निर्वाचन की? समान आनुपातिक एकल संक्रमणीय। समान आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एक समान आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति या हस्तांतरणीय मत पद्धति। अप्रत्यक्ष रूप से यही होगा। यहां पर समान आनुपातिक का मतलब क्या है? समान आनुपातिक का मतलब ये है कि मान लीजिए विधानसभा लोकसभा मतलब विधानसभा लोकसभा राज्यसभा के जो निर्वाचक मंडल होगा वो जितने कैंडिडेट खड़े होंगे उन सभी को वोट तो देगा लेकिन प्रथम वरीयता जिसे देता है, प्रथम वरीयता देता है और वो प्रथम वरीयता वाला व्यक्ति आज जितने वोट पड़े हैं उसका आधे से एक अधिक वैध मतों का आधे से एक अधिक मत प्राप्त कर लेता है तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है। लेकिन जो वोटिंग करेंगे मान के चलिए 2 व्यक्ति खड़े हुए, 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं, 2 व्यक्ति को ले लो, 1 2 1 2, ठीक है। 2 व्यक्ति अगर चुनाव में खड़े हैं तो जो वोट करने वाले व्यक्ति हैं, मानो ये वोट करने वाला कोई व्यक्ति है, कोई सांसद है, विधायक है, तो इसको एक वोट वाला जो मत पत्र दे दिया जाए। और देखना एक बात ध्यान रखना, ये ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, ये किससे होगा? मत पत्र से। मत का एक लेटर मिलेगा उससे आपका चुनाव होगा। तो ये व्यक्ति जा रहे हैं, ये कोई सांसद या विधायक हो सकते हैं, ये वोट देने जा रहे हैं, वो 2 व्यक्ति चुनाव में खड़े हुए हैं, ठीक है। अब इनको ये ए हैं और ये बी हैं। अब ये व्यक्ति वोट दोनों को देगा, यही है समान आनुपातिक। अब वो बात अलग है कि पहले नंबर पे किसको दे रहा है? पहले नंबर पे अपना वोट दे रहा है बी को और दूसरे नंबर पे अपना वोट किसे दे रहा है? ए को। तो वरीयता इसने पहले किसको दी है? ए बी को। लेकिन वोट दोनों को बराबर दिए, मतलब इसको भी दिया है इसको भी दिया है, यही है समान अनुपात। अगर यहाँ 3 व्यक्ति भी खड़े होते तो वोट इस व्यक्ति को तीनों को देना पड़ता। अब मान के चलो 2 इसको दूसरे नंबर पर इसको दे दिया, तीसरे में वो इनको दे देता, सी को तीसरा अपनी वरीयता देता, मतलब पहला महत्व इसने किसको दिया है? ए को, लेकिन वोट इसने सभी को किया। यही है समान आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा तब जब टोटल वैध मत पड़े हैं, उन वैध मतों का अगर वह आधे से एक अधिक मत प्राप्त कर लेगा कोई भी व्यक्ति, तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाएगा। और मान के चलो इन्हीं में से कोई व्यक्ति राष्ट्रपति न तो आधे से एक अधिक किसी भी राष्ट्रपति को मत प्राप्त नहीं हुए, तब क्या होगा? तो तब ये होता है कि इन्हीं तीनों में से सबसे लास्ट स्थिति किसकी है? सबसे अंतिम स्थिति किसकी है? मतलब
तीसरी वरीयता किसको दी गई है? मानो तीसरी वरीयता बाद में पता पड़ा कि बी वाले को तीसरे नंबर के वोट सर्वाधिक मिले, मतलब तीसरी वरीयता देने वाले व्यक्ति सर्वाधिक किसके हैं? बी के। तो इसके चुनाव को खत्म कर दिया जाएगा, इसको चुनाव से निकाल दिया जाएगा। तो इसके जो वोट हैं उसकी पुनः वोटिंग कराई जाएगी। अब ये व्यक्ति पुनः जो वोट तो फिर से सब लोग डालेंगे, वोट से जितने भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य विधायक हैं और लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं जिन्होंने तीसरी वरीयता दी थी, वो लोग पुनः व्यक्ति वो वोटिंग करेंगे। और वोटिंग को किसके लिए करेंगे? जो इसके वोट थे, इस वाले बी वाले के वोट को पुनः वो किस किस में बांटेंगे? ए में और सी में। अब इन दोनों में से जो आधे से अधिक मत प्राप्त कर लेगा, जिसके आधे से अधिक मत प्राप्त हो जाएंगे, जैसे मान के चलो टोटल मत वैध मत कितने पड़े? 100, ठीक है। और यहाँ पे ए को पहले मिले थे, तीनों लोग थे तब 48 वोट मिले थे और अन्य को जितने मिले उतने मिले। अब इसको जीतने के लिए 100 में कितने की आधे से एक अधिक की जरूरत है? तो इसको 3 की तो आवश्यकता है। तो जैसे ही बी को खत्म किया गया तो बी के वोट जब इनमें बांटे गए तो इसको मानो 3 मिल गए और दूसरे वाले को जितने चाहे उतने मिल गए। तो आधे से अधिक इसने किसने? ए ने प्राप्त कर लिए। मानो ए ने आधे से अधिक प्राप्त कर लिए, क्यों? आधे से अधिक हैं तभी तो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा। तो ये 51 वोट ए प्राप्त कर लेता है तो ये राष्ट्रपति बन जाता है। लेकिन द्वितीय वरीयता जो द्वितीय क्रम चलाया जाता है वो किस कंडीशन में? जब किसी भी व्यक्ति को पहली बार में पूर्ण बहुमत मतलब आधे से अधिक वोट प्राप्त नहीं होते, तब हम द्वितीय वरीयता का प्रयोग करते हैं। ये एक बार हुई है द्वितीय वरीयता का प्रयोग 1969 में बीवी गिरी के समय में द्वितीय वरीयता का प्रयोग किया गया है। अब तक राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं तो अब तक सिर्फ पहली बार की काउंटिंग में ही राष्ट्रपति बन जाते हैं, आधे से अधिक मत प्राप्त करके राष्ट्रपति पद धारण कर लेते हैं। लेकिन एक बार भारत में द्वितीय वरीयता का प्रयोग हुआ था 1969 में बीवी गिरी के समय। तो ये ध्यान रखना, एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है, समानुपातिक मत पद्धति क्या है, मतलब सबको देना पड़ेगा आपको वोट। ये है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति प्रक्रिया। कहां से अपनाई है? आयरलैंड से अपनाई है। एकल संक्रमणीय मतलब ये अगर यहाँ अप्रत्यक्ष भी आ जाए, अप्रत्यक्ष, तब भी बात एक ही है, ठीक। अब हम बात करेंगे, इसी में कुछ पॉइंट और हैं। ये तो हमारा आर्टिकल 55 की पद्धति की बात करें। अब देखो पद्धति में योग्यताओं की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, इसी में एक पॉइंट होता है, ये तो हमने बता दिया कि सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत और विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और एक बात अगर हम बताएं तो 70वां संविधान संशोधन हुआ सीए 1992 में, 70वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। तो जो हमारे यूटी विधानसभा हैं, यूटी विधानसभा हैं, जैसे उस समय दिल्ली प्लस पुदुचेरी में थी, अब तो अपनी कश्मीर में भी बन गई है चेरी। इनकी विधानसभाओं के, यूटी विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया। 70वां सीए 1992 में हुआ। इसके द्वारा जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनकी विधानसभाएं थी, उनके सदस्यों को भी शामिल कर लिया गया राष्ट्रपति के चुनाव में। यहां से जो सदस्य थे वो शायद 3 थे और यहां से 1, ठीक है। ये सदस्यों को भी शामिल किया। अभी फिलहाल में जेके को भी इसमें शामिल कर लिया गया, लेकिन अभी यहाँ पर विधान परिषद के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य उनको कंफर्म नहीं किया गया। लेकिन हाँ, ये जब भी हो जाएंगे तो ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। अब एक पॉइंट और हम इसमें बता दें आपको कि राष्ट्रपति के चुनाव को कराता कौन है।
चुनाव किसके द्वारा होता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग, इनका चुनाव कौन कराता है? राष्ट्रपति का केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है। और मानो चलो, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई धांधली हो जाती है या कोई बेईमानी हो जाती है, तो इनका जो निर्णय होगा वो कौन करेगा? इनका निर्णय है अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति चुनावों के विवादों को किसके द्वारा सुलझाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुलझाया जाएगा। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 71 के तहत। राष्ट्रपति, यहाँ विवादों से तात्पर्य मानो ऐसा समझ में आए कि कोई व्यक्ति है, सांसदों या विधायकों की खरीद फरोख्त करता है या बेईमानी करता है, ठीक, तो उस स्थिति को हम विवाद कहते हैं। तो इस कंडीशन को कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा, देखिए, राष्ट्रपति कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसके लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अनुमोदित सदस्य कितने होते हैं और प्रस्तावित सदस्य कितने होते हैं। अनुमोदित से तात्पर्य होता है, वैसे अनुमोदित और प्रस्तावित दोनों ही सिचुएशन में उस व्यक्ति के पास 50-50 सदस्यों का होना आवश्यक है। अनुमोदित का मतलब होता है कि आप राष्ट्रपति के पद का जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आप जो प्रस्ताव दे रहे हैं तो उसका समर्थन करने वाले व्यक्ति, उसे कहते हैं अनुमोदित। मतलब आपने प्रस्ताव किया है कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपका जो समर्थन करेंगे उसको हमने अनुमोदित कर दिया। अब दूसरा जो प्रस्तावित होते हैं, जब आप प्रस्ताव को, कहने का मतलब आप जब पर्चा फाइल कराने जाएंगे, अपने राष्ट्रपति का नामांकन कराने जाएंगे, तब आपके पास अलग से 50 सदस्य होने चाहिए। तो इसमें मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय अनुमोदित और प्रस्तावित सदस्य कितने होने चाहिए? 50। अनुमोदित कितने होने चाहिए? 50। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखो, अनुमोदित का मतलब मैंने बता दिया आपको, जब आप इस बात का प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, मतलब आप बोल रहे हैं कि हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, तो आपके पास 50 सदस्य होने चाहिए। आपके इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले 50 लोग होने चाहिए। अब 50 लोग घर, मोहल्ले, पड़ोस के रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, ये इतना आसान नहीं है। ये कोई सांसद या विधायक होने चाहिए। ये सदस्य कोई रिश्तेदार या अपना मतलब नॉर्मल व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वो या तो सांसद हो या कोई विधायक हो। 50। दूसरा, जिस दिन आप नामांकन करने जा रहे हैं तो इनको अलग हटाकर 50 अलग से आपके साथ, जिस दिन आप नामांकन करने जा रहे हैं उस दिन 50 व्यक्ति और, मतलब व्यक्ति नहीं, सदस्य और होने चाहिए। अब वो भी सदस्य विधायक या सांसद। और अब हम जिस दिन आप नामांकन करने जाएंगे तो कुछ नामांकन राशि भी तो होगी, तो वो नामांकन राशि कौन सी है, कितनी है? नामांकन राशि कितनी होती है? नामांकन राशि राष्ट्रपति के पद के लिए जो नामांकन राशि है वो कितनी है? 15,000 रुपए। और ये कहां जमा करनी होगी? आरबीआई में। ये नामांकन राशि होती है राष्ट्रपति के चुनाव पर पर्चा फाइल करने के लिए।
नामांकन राशि, जैसे आपने देखा होगा आप लोगों ने, गांव के प्रधानी पर लोग खड़े होते हैं विधायक, तो वहां पे नामांकन राशि लगती है। कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों को गांव से ले जाते हैं कि चलो आज हम पर्चा अपना दाखिल कराएं, फाइल कराएं, ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो ये 15,000 रुपए किसकी होती है? राष्ट्रपति की होती है नामांकन राशि। ये कहां जमा की जाती है? ये आरबीआई में जमा की जाती है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय अनुमोदित और प्रस्तावित सदस्यों की संख्या आपको पता है, नामांकन राशि कितनी है? 15,000 है। अगर इनकी बात करें, ये राशि जब्त कब हो जाती है? मतलब नामांकन राशि जब्त सील कब हो जाती है? जब्त कब हो जाती है? आपकी नामांकन राशि उस स्थिति में जब्त कर ली जाएगी यदि आप कुल डाले गए वैध मतों का 1/6% से कम प्राप्त करते हैं। 1/6 से कम मत कब जब्त हो जाएगी? कुल डाले गए वैध मतों में से 1/6% से कम मत प्राप्त करते हैं, तब आपकी ये राशि जब्त हो जाएगी। जो कुल वैध मत डाले गए हैं, मान के चलिए कि मैं नॉर्मल बताऊं, 300 वोट पड़े, 300 वोट पड़े और आपको ये वैध मत है 1/6, मतलब इसको आपको प्राप्त कितने होने चाहिए? 50 मत प्राप्त होने चाहिए। अगर आपको 49 वैध मत प्राप्त हो रहा है तो आपकी जो राशि है 15,000 वो जब्त कर ली जाएगी। ये है राष्ट्रपति का अनुमोदन और प्रस्तावक और राशि कब जब्त कर ली जाती है, उस सिचुएशन की अवस्था ये है, वो सिचुएशन। अब यहाँ पे हम आपसे एक बात और करेंगे, वो बात है विधायक का मत। विधायक का मत मूल, ये क्या होता है? मतलब विधायक का मतमूल निकालने का एक फॉर्मूला होता है। मतमूल से मतलब है एक विधायक कितने लोगों की, क्यों हम जनता तो इसमें वोट कर नहीं रही है, आम आदमी वोट कर नहीं रहा है, आम जो जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, तो वो कितने लोगों के मत के मूल्य के बराबर वोट डालेगा, ठीक है, कितने लोगों के मत के मूल्यों के बराबर वोट डालेगा, उसी को कहते हैं हम मत मूल्य। अब देखिए यहाँ पे एक विधायक का अगर मत मूल्य निकाला जाता है तब क्या होता है? 1971 की 1971 की उस राज्य की कुल जनसंख्या देखिए, एक विधायक का मतमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 1971 में उस राज्य में, मानता हूं यूपी में ही, 1971 में जब यूपी राज्य की जो जनसंख्या थी प्लस उसमें विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य थे उसका भाग लगा दिया जाता है और 1/1 मतलब गुणा में 1/1000 का भाग दे दिया जाता है, तब उसका विधायक का मतमूल निकलता है। मतलब यहाँ क्या है? विधायक का मत मूल्य, ये प्रत्येक राज्य का, अब राज्य कितने, जहां प्रत्येक विधानसभा के राज्यों का अपना अपना मतमूल अलग अलग है। इस बार आईएएस में 2023 वाले में
मत मूल्य से संबंधित एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। 2023 के आईएएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो विधायक का मत मूल्य क्या होता है, 1971 की राज्य की कुल जनसंख्या बट्टे विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य इंटू 1/1000। ये एक विधायक का मत मूल्य, ये क्या है, एक विधायक का मत मूल्य का फॉर्मूला है। ठीक है, ये विधायक के मत मूल्य का फॉर्मूला है। अब यहाँ 1971 की जनसंख्या क्यों ली गई है, क्योंकि बीच में 1976 में हमारी इंदिरा गांधी जी ने जनसंख्या ना बढ़े, इसलिए 1976 में नसबंदी कार्यक्रम शुरू किया था। लोगों की जबरदस्ती पकड़कर नसबंदी करवाई जा रही थी। अब और ये क्यों कराना चाह रही थी, क्योंकि उस समय अभी भी उस समय भी जनसंख्या के आधार पर ही विधायक या सांसदों की सीटों का आवंटन होता। तो जिस राज्य के पास जितनी अधिक जनसंख्या होगी उसको उतने अधिक सीटें प्राप्त हो जाएंगी। तो इसमें क्या होता था, बड़ी दिक्कत जाती थी। तो लोग कई मतलब बच्चों को जन्म दे लेते थे। तो इसमें जनसंख्या तो बढ़ रही थी, इस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए नसबंदी कार्यक्रम चलाया गया था। फिर 2000 तक इसको बढ़ा दिया गया कि 2000 तक 1971 की रहेगी। फिर 2000 में फिर 84 में संविधान संशोधन कर दिया गया। आप बोले कि 2026 तक 1971 के अनुसार ही जितनी सीटें जिस राज्य में लोकसभा या राज्यसभा की हैं उतनी ही रहेंगी, अभी नहीं बढ़ाई जाएंगी। कब तक, 2026 तक। ऐसा 84 में संविधान संशोधन किया गया, उसमें ये बात पुनः 2000 से बढ़ाकर 2026 तक कर दी गई है। तो 1971 की राज्य की जनसंख्या इसीलिए ली जाती है क्योंकि उस समय की जनसंख्या के अकॉर्डिंग हम सीटें आवंटित करते हैं। तो विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ये हमारा एक विधायक का मत मूल्य होता है। अब यहाँ पे हम सर्वाधिक और सबसे कम विधायक मत मूल्य की तो ये हमारे विधायक का मत मूल्य हो गया। अगर हम बात करें किस राज्य के विधायक का मत मूल्य सर्वाधिक, किस राज्य के विधायक का मत मूल्य सर्वाधिक है, तो वो है यूपी का विधायक का 208। अभी आईएएस में 2023 वाले प्री में ये इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया है भाई, सबसे कम किसका है, सबसे कम है सिक्किम का। और सिक्किम के विधायक का मत मूल्य कितना है, विधायक का मत मूल्य 7। तो ये ध्यान रखना है। अब अगर हम एक सांसद के मत मूल्य की बात करें, ये तो हमारे विधायक का हो गया। सांसद का मत मूल्य, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो उस वाले में आपको जो 1/1000 है, यहां पर कभी तो 10,000 कर देगा, कभी वो 100 कर देगा और यहीं से गलत करा लेगा। और कभी 1971 की जनसंख्या को नीचे कर देगा और सभी निर्वाचित जो विधानसभा के सदस्य उनको ऊपर कर देगा, ऐसे भी गलत करा लेगा। और खास करके वो गलत कराता है या तो यहाँ 100 कर देगा या 10,000 कर देगा। इस प्रकार इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से इस चीज को ध्यान रखना है कि वहां 1000 है गुणे में। अब हम बात करते हैं एक सांसद का मत मूल्य। सांसद के मत मूल्य का जो फॉर्मूला है वो है सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का
योग, ये इसी में है, ठीक है। ये वाले जो शब्द हैं, ये देख, ये वाले वो यहाँ पे ही है। बट्टे, अब इसका सबका बट्टे है, ठीक है, इन सबका बट्टे है। आप उधर आगे लिख लेना, सभी विधानसभा के जो जितनी भी 28 विधानसभाएं हैं प्लस 3 यूटी की, मतलब 31 विधानसभाएं, उनके सभी निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग बट्टे संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, ये आपका सांसद का मत मूल्य होता है। ये किसका होता है? सांसद का मत मूल्य होता है। अब अगर हम देखें तो इसमें आर्टिकल 55 को हमने पढ़ा दिया है। थोड़ा आपको हम 56 के बारे में बता दें। अनुच्छेद 56, इसमें क्या लिखा है? अनुच्छेद 56 को जानने से पहले एक शब्दावली और याद रखना आप इसमें। वो क्या है कि राष्ट्रपति चुनाव का अधिकारी कौन होता है, जिसे रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं। रिटर्निंग चुनाव अधिकारी वो कौन होता है? लोकसभा या राज्य सभा का महासचिव। ये एक आईएएस अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो राष्ट्रपति के चुनाव अधिकारी बनाया जाता है, वो किसको बनाया जाता है? महासचिव को। और ये कौन होते हैं? एक आईएएस ऑफिसर होते हैं। इनको महासचिव को राष्ट्रपति के चुनाव का मुख्य अधिकारी बनाया जाता है और इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ये रिटर्निंग ऑफिसर के नाम से भी जाने जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के समय रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका कौन निभाता है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आसानी से बता दें। अब एक आर्टिकल और पढ़ते हैं हम, उसके बाद आगे देखेंगे। बस एक आर्टिकल को और देख लीजिए, अनुच्छेद 55 तक हमने आपको बता दिया। अनुच्छेद 56 को और देख लो बस, और खत्म करते हैं आज का इतना ही। तो आप अच्छे से नोट्स बनाना, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, और आप इसका नोट्स जरूर बनाना। तो 56 आर्टिकल में क्या है? राष्ट्रपति का